अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हिंदी सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक का उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे जो टोटल जो है वो इस इकाई से 17 नंबर के प्रश्न आएगा। तो मैं आपको इकाई वाइज बताऊंगा। 17 अंक के यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, जिसमें 7 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 2 अंक का 3 क्वेश्चन आएगा और 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो क्या कहते हैं उसे? दूसरे काल को भक्ति काल। तो आपको क्या लेना है? भक्ति काल आंसर लेना है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। आधुनिक काल को आरंभ होता है, तो आधुनिक काल जो है वो 1900 से आरंभ होता है। ठीक है, क्या लेना है आपको? 1900 सन लेना है। इसके बाद आगे आते हैं। तीसरा प्रश्न, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है, तो छायावाद के आधार स्तंभ कवि कौन नहीं है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे आपको लेना है सूरदास, बाकी जो है ये सब के सब है। ठीक है, तो आपको आंसर लगाना है सूरदास में। प्रयोगवाद के कवि हैं, तो यहाँ पे लेना है अज्ञेय लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नई कविता के कवि हैं, तो ये है रघुवीर सहाय है। आपको आंसर लेना है रघुवीर सहाय। फिर है भक्ति काल की समय सीमा है, तो यहाँ पे आंसर लेना है संवत 1375 से संवत 1700 लेना है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, तो आपको यहाँ पे आंसर लेना है 1943 लेना है। नंद नंदन का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? कृष्ण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेना है कृष्ण लेना है। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है, कड़वी कड़वी सी। यहाँ पे क्या लेना है? कड़वी कड़वी सी लेना है। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है, तो किससे की है? हारिल की लकड़ी से। ठीक है, किससे की है? हारिल की लकड़ी से। इसके बाद है व्याघ्री। व्याघ्री शब्द का अर्थ है, तो क्या होगा? यहाँ पे ख लेना है आपको, रोग लेना है। सूर के पद में भाषा है, ब्रज भाषा है। इसके बाद है मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है, तो प्रेम संबंध की। ठीक है, आगे देखो। सूरदास के गुरु थे, कौन थे? वल्लभाचार्य थे। यहाँ पे आपको आंसर लेना है वल्लभाचार्य लेना है। सूर के आराध्य है, तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है श्री कृष्ण लेना है। नेक्स्ट है पुरैनी पात का अर्थ है, तो क्या लेना है आपको? कमल का पत्ता लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर की रचना नहीं है, तो यहाँ पे लेना है विनय पत्रिका लेना है। फिर है परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, किसने दिए? लक्ष्मण ने दिए थे ना। जब राम का धनुष तोड़ा, मतलब राम जी ने जब धनुष तोड़ा था, तो उस समय परशुराम आए, तब लक्ष्मण जी और परशुराम भगवान के पास दोनों के साथ विवाद हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे लक्ष्मण आएगा आंसर। फिर है शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे, तो कौन क्रोधित हो उठे? तो परशुराम। यहाँ पे आपको आंसर लेना है परशुराम लेना है। चलो आगे देखते हैं। रामचरितमानस की भाषा है, तो कौन सी भाषा है? अवधी भाषा। आपको क्या लेना है? अवधी लिखना है। राम लक्ष्मण के गुरु कौन थे? तो विश्वामित्र थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो। सहस्त्रबाहु का वध किया था, तो किसने किया था? परशुराम ने किया था। कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है, क्या बता रहा है? भोली बता रहा है। आगे देखें। थके पथि की पंथा में अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। छायावाद के प्रतिनिधित्व तो कवि है जयशंकर प्रसाद, आपको लेना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रसाद जी को कामयानी पर पारितोषिक मिला, तो यहाँ पे आ जाएगा मंगला पारितोषिक। इसके बाद 27वां है जयशंकर प्रसाद का संग्रहण नहीं है, तो यहाँ पे आपको लेना है साय में धूप। उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, तो आंसर आ जाएगा क्रांति का। नेक्स्ट है कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना, तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है बाल कल्पना। आगे देखते हैं। कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, तो आंसर आपको लेना है नवजीवन वाले। ठीक है, आगे देखो। कवि बादलों में बरसने का आह्वान कर रहा है, किसको? आकाश को घेर कर बरसने को। आगे है कवि ने तुप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है, तो यहाँ पे आंसर लेना है जन सामान्य की पीड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नाश और निर्माण के रचनाकार है, तो आंसर लेना है गिरजा कुमार माथुर लेना है। अगला प्रश्न है गिरजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुत्ता का सरल बिंब है, तो यहाँ पे लेना है आपको मृग तृष्णा लेना है। ठीक है, आगे देखो। नई कविता के समर्थ कवि है, तो आंसर आपको लेना है गिरजा कुमार माथुर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है
लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का क्या आशा है। तो आंसर होगा दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए। इसके बाद 37 है, सूरत नीरद काव्य संग्रह के कवि है। तो यहाँ पे आपको लेना है ऋतुराज लेना है। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में नारी के किस भाव की अभिव्यक्ति है। तो आंसर आपको लेना है संवेदनशीलता लेना है। ठीक है, इसमें काफ़ी प्रश्न हैं तो इसलिए मैं इसको आपको अभी मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहा हूँ और कुछ प्रश्नों का उत्तर भी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट किसमें आएंगे, प्रश्नों के उत्तर वाले टॉपिक में आ जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्नों के उत्तर वाला टॉपिक। तो यहाँ पे जितने भी ठीक है प्रश्न है उसमें से पूरा प्रश्न तो मैं एक वीडियो में क्लियर नहीं करा सकता, लेकिन मैं आपको यहाँ से कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर क्या लिखना है। तो देखो यहाँ पे है, काव्य कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। भारत में कविता का इतिहास और कविता का दर्शन बहुत पुराना है। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए। तो हमें दो विशेषताएं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे दे दिए हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप याद कर लेना। देख लेते हैं फिर भी। ठीक है, राज्याश्रय का त्याग है, एक है भक्ति का प्राधान्य है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दो बता रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ से और कुछ याद करना है, 3-4 तो याद कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है, छायावाद की दो विशेषताएं लिखिए। तो छायावाद की दो विशेषताएं देख लेते हैं, यहाँ भी बहुत सारे मैंने लगा दिए हैं। ठीक है, तो एक रहस्यवाद है, प्रकृति प्रेम है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब के सब आप देख लेना। ठीक है, सिर्फ आपको दो यहाँ पे लिखने के लिखा है, तो मैं आपको दो बता रहा हूँ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति काल के दो कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो बोला है कवि का नाम, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा भी दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 4 दे रहा हूँ। तो देख लो, काव्य रचना देखो और कवि का नाम देखो। तो कवि का नाम है यहाँ पे देखो नानक देव है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या लिखा है उन्होंने, ग्रंथ साहिब में संकलित लिखा है। फिर इसी तरह से रैदास को देखो, बानी लिखा है। ठीक है, तो हमें दो बताना था और दोनों की एक एक रचना बतानी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लिए। आगे देखते हैं, छायावाद को देख लेते हैं। तो छायावाद में भी क्या बताना है हमें, छायावाद के दो कवियों के नाम और एक एक रचना। तो देख लो, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है, कवि का नाम है। सूर्यकांत त्रिपाठी कवि का नाम है। ठीक है, सुमित्रा महाजन पंत ये भी कवि का नाम है। महादेवी वर्मा कवि का नाम। अब इसकी रचना देखो, पीछे में झरना है, अनामिका है, ठीक है, उच्छ्वास है और रश्मि है। तो ये सभी इनकी रचना है। ठीक है, जिनमें से हमें सिर्फ दो याद रखने हैं और एक्स्ट्रा बताने से बेनिफिट ये है कि उनमें से सिर्फ आपको दो याद करने तो आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा था यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो यहाँ इसका आंसर होगा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो देखो, सूरदास की काव्यगत विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना है आपको। सूरदास पुष्टि मार्ग के भक्त थे, उनकी भक्ति सखा भाव की है। सूरदास का काव्य ब्रज प्रदेश की सुंदर प्रकृति के आकर्षण चित्रों से युक्त है। प्रकृति के आलंबन उद्दीपन रूपों की सुंदर झांकी सूरदास के काव्य में मिलती है। इस प्रकार भाव योजना की दृष्टि से सूरदास का काव्य पर्याप्त आकर्षण, प्रभावशाली और उच्च कोटि का था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, सूरदास का भाव पक्ष लिखते हुए दो रचनाएं के नाम लिखे। तो सूरदास के भाव पक्ष लिखना है। तो देखो, सूरदास का भाव पक्ष क्या है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसका आंसर होगा, सूरदास जी की भक्ति सख्य भाव की है। आपने कृष्ण के लोकरंजक रूप का एक सेकंड है ना, रूप का मन भावन चित्रण किया है। बाल चरित्र चित्रण में सुर बेजोड़ है। इस प्रकार वात्सल्य रस से ओतप्रोत सुर के पद किसी भी साहित्य प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित किए बिना नहीं रह सकते। सूरदास ने श्रृंगार वर्णन में भी अपनी प्रतिभाओं का कुशल परिचय दिया है। ठीक है, ये इसका भाव पक्ष है। अब हम देख लेते हैं इसकी रचना देख लेते हैं। सूरसागर है, सुरसरावली है, साहित्य
लहरिया है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला है महाकवि सूरदास की साहित्य में स्थान देखना है। तो देख लो साहित्य में स्थान क्या है। सूर्य हिंदी साहित्य के आकाश में सूर्य के समान चमकने वाले हैं। आप वात्सल्य रस के सम्राट है और सूर सागर आपका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो इसके जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वो सूर सागर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, देख लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं। तो देखो यहाँ रहा भाव पक्ष है। ठीक है, इसकी हमें क्या देखना है, काव्यगत रचना और एक मिनट क्या देखना है हमें, रचना देखना है और काव्यगत। तो देखो ये रहा इसका। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना, याद कर लेना। और इसमें पहला क्या है, श्री राम का गुणगान है। ठीक है, इसके बाद देखो भक्ति भावना है। तो ये सब चीज़ आप लोग याद रख लेना। ठीक है, इसकी रचना देख लो, रचना है तुलसी के समग्र ग्रंथों की। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक और रचना है अपने अंतःकरण के सुख के लिए की है। ठीक है, तो ये है, तो इसको आपको याद करना है। इसके बाद इसके भाव पक्ष और साहित्य में स्थान देख लेते हैं। तो ये रहा इसका भाव पक्ष और साहित्य में स्थान देख लो। तो ये रहा साहित्य में स्थान। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखने हैं। और कोई प्रश्न बचा है क्या? ठीक है, मैं आपको बस अभी 11 तक के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, बाकी जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा।